इमरान और उसके साथी सान में मौजूद अपनी रिहाइशगाह के एक कमरे में मौजूद थे। इमरान मेज पर फैले हुए नक्शे को चेक करके साथ मौजूद सफेद कागज पर कोई पेचीदा से हिसाब लिख और कर रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो रियाजी का कोई पेचीदा सवाल हल कर रहा हो। तकरीबन आधे से ज्यादा कागज पर हिंसे ही हिंसे लिखे गए थे। ऐसे ही सामने मौजूद नक्शे पर निशानात की हालत थी। सब काफी देर से खामोश बैठे इमरान को देख रहे थे। उसे तकरीबन 1 घंटा हो गया था इस काम को करते हुए। इमरान ने उन्हें काम शुरू करने से पहले बता दिया था कि वो फोन नंबर के जरिए रेड वुल्फ के सुपर हेडक्वार्टर का सुराग लगाएगा। उसी तरह वो दूसरे फोन नंबर के जरिए वो जगह तलाश करेगा जहां डॉक्टर जोसेफ मौजूद है, क्योंकि फार्मूला डॉक्टर जोसेफ के पास है। अब उन्हें फार्मूला वापस हासिल करना है क्योंकि डॉक्टर आजम को हलाक कर दिया गया है। सभी समझते थे कि इमरान अपने काम में कामयाब नहीं हो रहा, लेकिन वो सब इसलिए खामोश थे कि वो इमरान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। आखिर काफी देर बाद इमरान ने हाथ में पकड़ा हुआ बॉल पेन मेज पर रखकर एक तवील सांस लिया। क्या हुआ इमरान? जोलिया ने इमरान को बॉल पेन रखते देखकर फौरन पूछा। नाकामी। ये इजरायली सैटेलाइट है और उसमें शायद कोई खसूसी इंतजाम किया गया है कि किसी को उसकी कॉलिंग कैपेसिटी मालूम ना हो सके। इस कैपेसिटी के बगैर काम आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने चंद खसूसी फार्मूले इस्तेमाल करके भी चेक किया है, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। ना ही फोन नंबर के जरिए कर्नल हार्क का हेडक्वार्टर ट्रेस हो सका है और ना ही डॉक्टर जोसेफ के बारे में मालूम हो सका है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर अब क्या करना है? सफ्दर ने कहा। अब हमें इसराइल जाकर उस कर्नल हार्क के हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करनी होंगी और कर्नल हार्क के जरिए हम डॉक्टर जोसेफ तक पहुंचेंगे और उससे फार्मूला हासिल करके वापस चले जाएंगे। डॉक्टर आजम तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इमरान ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि 1-2 रोज मजीद यहाँ बेकार बैठना पड़ेगा, जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। 1-2 रोज बेकार बैठना पड़ेगा? क्या मतलब, क्यों? इमरान ने कहा। जाहिर है अब इसराइल के लिए नए कागजात तैयार होंगे और हमें नए मेकअप करने होंगे, और इसराइल ऐसा मुल्क है कि वहाँ वीजा देने और आने वालों की चेकिंग बेहद सख्त है, जोलिया ने कहा। यह सारा काम वेलिस करेगा, वो यहाँ तुम्हारे चीफ का एजेंट है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, इसराइल पहुंचकर क्या आप अखबार में इश्तिहार देंगे कर्नल हार्क को ट्रेस करने के लिए? सफदर ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर बात करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसराइल में एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ेगा। वहाँ यूं समझें हर अजनबी आदमी पर एक निगरान मुकर्रर होता है, सफदर ने कहा। तो तुम मायूस हो रहे हो? इमरान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया। मेरा मतलब है कि जब तक आप कर्नल हार्क और उसके हेडक्वार्टर को ट्रेस न कर लें, हम यहाँ रहते हैं, वहाँ भी तो बेकार बैठे रहेंगे, सफदर ने कहा। हाँ, ये हो सकता है कि सारी टीम की बजाय मैं और साले चले जाएं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो साले समेत सब बेख्तियार चौंक पड़े। साले का इंतखाब क्यों किया है तुमने? जोलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। आप जोलिया को ले जाएं, वो आपके साथ सजती हैं, साले ने मुस्कुराते हुए कहा। साले मेरी छोटी बहन है और वो अपने बड़े भाई से मोहब्बत करती है, जबकि तुम्हारे पास सिवाय मुझे डांटने के और कोई बात ही नहीं, और हम दोनों बहन भाई गप्पे मारते हुए इसराइल पहुंच जाएंगे। इमरान की जबान रवां हो गई। साले ठीक कह रही है इमरान साहब, आप मिस जोलिया को साथ ले जाएं, सफदर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम चाहते हो कि साले यही रहे? चलो तुम दोनों को भेज देते हैं और हम सब यहाँ बैठकर तुम्हारी जिंदगी और आफियत के लिए दुआएं मांगते रहेंगे, इमरान ने कहा। सुनो, इस बात पर इतनी तवील बहस की जरूरत नहीं है। चीफ ने अगर मिशन पर पूरी टीम भेजी है तो तुम उसे बांट नहीं सकते। जो एक्शन भी होगा पूरी टीम उसमें शामिल रहेगी, जोलिया ने इस तरह कहा जैसे अल्फाज चबा चबा कर बात कर रही हो। इमरान साहब, आप बुनियादी मालूमात तो हासिल करें, एक्शन होगा तो सब मिलकर करेंगे, सफदर ने कहा, और इस बार सब ने इस बात में सर हिला दिए। मैंने सोचा था कि फोन नंबर से कर्नल हार्क और डॉक्टर जोसेफ दोनों की लोकेशन ट्रेस कर लूंगा, लेकिन इस मामले में मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन अब बहरहाल उन्हें ट्रेस तो करना है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आपके जहन में कोई मुतबादिल रास्ता भी तो होगा, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, क्यों नहीं,
बेशुमार मुतबादिल रास्ते होते हैं इंसान के सामने, बशर्ते कि वो एक नाकामी के बाद मफलूज और बेबस होकर बैठ न जाए। बार बार कोशिश और हिम्मत इंसान को बहरहाल कामयाबी तक पहुंचा ही देती है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, आप दुरुस्त कह रहे हैं, फिर अब आपने क्या सोचा है? इस बार सफ्दर ने कहा, फलस्तीनी ग्रुप्स इसराइल में खुफिया तौर पर मौजूद हैं। बज़ाहिर ये आम इसराइलियों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन दर हकीकत वो इसराइल के खिलाफ ऐसी फलस्तीनी तंजीमों के लिए काम करते हैं जो आज़ाद फलस्तीन के लिए काम कर रही हैं। इमरान ने कहा, आपके भी उनसे राब्ते हैं? इस बार साले ने हैरत भरे लहजे में कहा, फील्ड में रहकर काम करना पड़े तो ऐसे राब्ते रखने पड़ते हैं, इमरान ने कहा, और सामने मौजूद फोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया तो दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज वाज़ेह सुनाई देने लगी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। इंक्वायरी पुलिस राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, यहाँ सांस से कब्रिस का राब्ता नंबर दें, इमरान ने कहा, तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और आखिर में एक बार फिर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। कॉमन ट्रेडर्स एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, मैं सांस से प्रिंस बोल रहा हूँ, अबू सलाम से बात कराएं, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, अबू सलाम साहब जिस नंबर पर मौजूद हैं वो नोट कर लें। चंद लम्हों बाद वही निस्वानी आवाज सुनाई दी और एक नंबर बता दिया गया। सॉरी, इस नंबर पर मैं पहले ही ट्राई कर चुका हूँ, इमरान ने कहा। तो वहाँ मौजूद सब समझ गए कि ये सारी बातचीत कोड है, आप दोबारा ट्राई करें, दूसरी तरफ से कहा गया। 2 बार तो ट्राई कर चुका हूं, इमरान ने कहा। हेलो, अबू सलाम बोल रहा हूं, प्रिंस आप कैसे हैं? बड़े तवील बाद आपसे बात हो रही है। इस बार एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लहजा खासा बेतकल्लुफ़ाना था। आप कैसे हैं, काम कैसा जा रहा है? इमरान ने कहा। मैं भी ठीक हूँ और कॉमन ट्रेडर्स भी तरक्की कर रहा है। आपने कैसे फोन किया है? मेरे लायक कोई काम? अबू सलाम ने कहा। मैंने आपने एक जाती काम के लिए कर्नल हार्क से मिलना है जो रेड वुल्फ का सुपर चीफ है, उनका एड्रेस मुझे चाहिए, इमरान ने कहा। रेड वुल्फ का सुपर चीफ यहाँ कैसे आ गया? उस तंजीम का हेडक्वार्टर तो कब्रस में है, अबू सलाम ने हैरत भरे लहजे में कहा। वहाँ सिर्फ चीफ बैठता है, सुपर चीफ जिसका नाम कर्नल हार्ग है उसका ऑफिस इसराइल में है, इमरान ने जवाब दिया। मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता मैं मालूम कर लूंगा, आप मुझे 1-2 रोज का वक्त दें, अबू सलाम ने कहा। 1-2 रोज? ओह नहीं, इतना वक्त नहीं होता हमारे पास। हम आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, इमरान ने कहा। सॉरी प्रिंस, इस वक्त इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आज यहाँ एक मजहबी त्यौहार की वजह से तातील है और मेरे तमाम आदमी रुखसत पर हैं, अबू सलाम ने जवाब देते हुए कहा। ओके, सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, अल्लाह हाफिज, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब कोई और रास्ता तलाश करना होगा, इमरान ने कहा। उसकी पेशानी पर लकीरें सी ऊपर आई थीं जिनसे जाहिर होता था कि वो किसी गहरी सोच में है। इमरान साहब, वेलिस को मालूम होगा, वो इसराइल आता जाता रहता है, सफ्दर ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। हाँ, उससे बात हो सकती है, इमरान ने कहा और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजती रही लेकिन किसी ने रिसीवर न उठाया तो इमरान के साथ साथ लाउडर की वजह से घंटी की आवाज सुनने वाले उसके साथियों के चेहरों पर भी हैरत के तौसरात उभर आए। एक बार फिर कोशिश करता हूँ, इमरान ने कहा और क्रेडल दबाकर ट्यून आने पर रीडायल का बटन प्रेस कर दिया। इस बार भी दूसरी तरफ से घंटी की आवाज सुनाई देती रही लेकिन किसी ने रिसीवर न उठाया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। मेरे ख्याल में वहाँ कोई गड़बड़ है, सफ्दर ने कहा तो इमरान उठ खड़ा हुआ। साले और तुम यहाँ रहो, मैं सफ्दर, कैप्टन शकील और तनवीर वेलिस की रिहाइशगाह पर जाकर चेक करते हैं। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कोई लंबी गड़बड़ है, इमरान ने कहा। ठीक है, चलें, सफ्दर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर
वो वहां मौजूद कार में सवार होकर रिहायशगाह से बाहर आ गए। आपको किस किस्म का शक पड़ा है इमरान साहब? सफदर ने कहा। शक की कितनी किस्में होती हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। सफदर का मतलब था कि रिसीवर ना उठाने की कोई और वजह भी तो हो सकती है, शायद वो सो गया हो और फोन उसने साइलेंट पर लगा रखा हो। अगली सीट पर बैठे कैप्टन शकील ने कहा, वो ऐसा कम अज कम इस वक्त तो नहीं कर सकता जब तक हम यहाँ मौजूद हैं। राब्ते की जरूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है और अगर उसने वाकई ऐसा किया है तो फिर मुझे चीफ को उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। क्या आप पहले वेलेस की रिहायशगाह पर जा चुके हैं? सफदर ने कहा। हाँ, एक बार जा चुका हूँ। किसी को सिगरेट फोन करना था इसलिए वहां जाना पड़ा, इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो वेलिस की रिहायशगाह के बंद गेट के सामने पहुंच गए। इमरान कार रोकते ही बेख्तियार चौंक पड़ा और तेजी से कार से नीचे उतर आया। क्या हुआ इमरान साहब? सफदर ने इमरान को चौंक कर कार से उतरते देखकर खुद भी कार से नीचे उतरते हुए कहा, गड़बड़, छोटा गेट बाहर से बंद है, इमरान ने कहा और छोटे गेट की तरफ लपका। उसके साथी भी तेजी से उसके पीछे आ गए। इमरान ने बाहर से लगा हुआ कुंडा खोला और अंदर सर करके झांका और फिर एक तवील सांस लेता हुआ वो अंदर दाखिल हो गया। उसे वहां से कुछ दूर 2 बेहोश पड़े अफराद नजर आए थे। दोनों के कांधों से मशीन गनें वैसे की वैसे ही मौजूद थीं। इमरान के पीछे उसके साथी भी अंदर दाखिल हो गए। वो सब के सब बड़े चौकन्ना नजर आ रहे थे। पोर्च में वेलिस की कार भी मौजूद थी। थोड़ी देर बाद कोठी का मुकम्मल जायजा लेने के बाद उन्हें मालूम हो गया कि यहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर की गई है, जिससे तमाम अफराद बेहोश हो गए थे। अलबत्ता वेलिस वहां मौजूद न था। वेलिस को बेहोश करके अगवा किया गया है, लेकिन ऐसा करने वाले कौन हो सकते हैं? इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि ये रेड वुल्फ के ही लोग हो सकते हैं, सफदर ने कहा। लेकिन कब्रस में मौजूद रेड वुल्फ के चीफ को खुद उसके असिस्टेंट ने हलाक कर दिया था। वो अब इतना तेज तो नहीं हो सकता कि शांत पहुंचकर ऐसी कार्रवाई करे, इमरान ने कहा। ये भी तो हो सकता है इमरान साहब के वेलिस को इसलिए अगवा किया गया हो ताकि उससे हमारे बारे में मालूमात हासिल की जा सके, कैप्टन शकील ने कहा। यकीनन ऐसा ही होगा। उसका मतलब है कि हमें अपनी रिहायशगाह छोड़नी पड़ेगी, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि यकलख्त चौंक कर वो आगे बढ़ा और उसने दरवाजे के फर्श पर गिरे हुए एक कार्ड को उठा लिया। कार्ड किसी मार्टन का था, लेकिन कार्ड पर इसराइल का एड्रेस दर्ज था। मार्टन इसराइल से आया है जहां, इमरान ने चौंक कर कहा। क्या हुआ इमरान साहब, किसका कार्ड है? सफदर ने आगे बढ़ते हुए कहा। इसराइल में रहने वाले किसी मार्टन का कार्ड पड़ा है यहाँ, लेकिन ये कौन हो सकता है? इमरान ने कहा। इमरान साहब, उस पर फोन नंबर मौजूद है, वहां फोन करने मालूम हो जाएगा कि ये मार्टन कौन है, सफदर ने कार्ड को गौर से देखते हुए कहा। ओह, ये उसी सैटेलाइट टाइप का फोन नंबर है जिस सैटेलाइट के नंबर डॉक्टर जोसेफ और कर्नल हार्क के हैं। इसका मतलब यही हो सकता है कि वेलिस को रेड वुल्फ के एजेंटों ने ही अगवा किया है। ये मार्टन यकीनन रेड वुल्फ का ही एजेंट होगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि ये लोग आपको और हमें तलाश करते फिर रहे हैं, कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान, सफदर और तनवीर तीनों चौंक पड़े। ये कैसे अंदाजा लगाया तुमने? इमरान ने कहा। वेलिस एक्सट्रो का एजेंट है और सान में है। आपके बारे में उन्हें मालूमात मिल गई होंगी कि आप और हम कब्रस की बजाय सान में मौजूद हैं और उन्हें यकीनन वेलिस से हमारे ताल्लुक का भी पता चल गया होगा। चुनांचे उन्होंने वेलिस की रिहायशगाह ट्रेस की और यहाँ रेड करके उस सब को बेहोश करके वेलिस को ले उड़े। अब वो उससे हमारे बारे में मालूमात हासिल कर रहे होंगे, कैप्टन शकील ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, हमें फौरन वापस रिहायशगाह जाना होगा क्योंकि वेलिस ने उन्हें वहीं का पता देना है और वहां सिर्फ साहले और जोलिया मौजूद हैं, इमरान ने कहा। ठीक है, आए वापस चलें, सफदर ने कहा तो वो सब वापस गेट की तरफ बढ़ते चले गए जहां उनकी कार मौजूद थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ।
कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।